नमस्कार, मैं रवीश कुमार। मजदूरों के पास पैसे नहीं हैं, खाने के लिए अनाज नहीं है, तो क्या रेलवे को ऐसी स्थिति में उन्हें घर तक पहुंचाने का किराया लेना चाहिए था? 1 मई को ही गृह मंत्रालय ने अपने नोटिफिकेशन में साफ कर दिया था कि श्रमिक स्पेशल मुफ्त नहीं है। किराया किस तरह से लिया जाएगा, रेलवे दिशा निर्देश जारी करेगी। 2 मई को जब रेलवे ने दिशा निर्देश जारी की तो उसके पैराग्राफ नंबर 11 में विस्तार से बताया गया है कि रेलवे जहां जाना है वहां का टिकट छापेगी, उसे स्थानीय राज्य सरकार के अथॉरिटी को दे देगी। स्थानीय राज्य सरकार की अथॉरिटी यात्रियों को देगी और किराया लेगी। किराया का पैसा रेलवे को देगी। इस नोटिफिकेशन से साफ है कि रेलवे किराया वसूल रही है और किराया मजदूर दे रहे हैं, जिनसे वसूल कर राज्यों को रेलवे को देना है। बिल्कुल साफ है, इसमें कहीं भी इस तरह की शर्तें नहीं हैं कि 85% किराया का वहन रेलवे कर रही है और 15% राज्य सरकारें। पूरी तरह से साफ साफ लिखा है कि किराया राज्य सरकारें मजदूरों से लेंगी और वापस रेलवे को देंगी। यही नहीं, रेलवे बोर्ड ने अपने आदेश पत्र में यह साफ किया है कि मजदूरों से मेल ट्रेन का किराया, स्लीपर मेल ट्रेन का किराया लिया जाएगा और 50 रुपए अतिरिक्त सरचार्ज भी। परिमल की आगे रिपोर्ट देखिए। मजदूरों की मुसीबत फिलहाल थम नहीं रही। गृह मंत्रालय के आदेश के बाद रेलवे ने फैसला तो किया कि मजदूरों के लिए ट्रेन चलाई जाएंगी, नाम भी दिया गया श्रमिक स्पेशल, लेकिन कई जगह से शिकायत आई कि इसमें पैसे मजदूरों से ही लिए जा रहे हैं। जबकि एमएचए के आदेश के मुताबिक ये कहा गया था कि रेलवे तय करे कि आखिर पैसे उनको कैसे लेने हैं। इसमें रेलवे की दलील ये है कि उसने राज्य सरकार जहां से ट्रेन ओरिजिनेट करेगी उस राज्य सरकार को पैसे देने हैं और वही मजदूरों का पूरा लिस्ट देगी जिन मजदूरों को उस ट्रेन में जर्नी करनी है। अब ये राज्य सरकार तय करे जहाँ से ट्रेन खुल रही है और जहाँ तक पहुँचनी है कि आखिर दोनों राज्यों के बीच में क्या सहमति बनती है। लेकिन रेलवे की दलील है कि जहां 15% ही किराए का जो हिस्सा है वो रेलवे इसमें चार्ज कर रही है, क्योंकि रेलवे यहाँ पे सीधे साफ तौर पे कहती है कि इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाता है। जितनी ऑक्यूपेंसी होती है उससे कम ऑक्यूपेंसी में ट्रेन चलाई जा रही है। जहाँ तक ट्रेन पहुँचती है डेस्टिनेशन पॉइंट पे वहाँ से ट्रेन को खाली आना होता है, यानी 15% हिस्सा ही रेलवे चार्ज के तौर पे ले रही है। लेकिन यहाँ पे मसला ये फंस जाता है कि आखिर इन गरीब मजदूरों से, जिनकी रोजी रोटी नहीं है, जिनके रहने पास, जिनका कोई कारोबार नहीं है, जिनकी घर बार का कोई ठिकाना नहीं है, आखिर वो मजबूरी में जब अपने प्रदेश को लौट रहे हैं तो फिर रेलवे उनसे पैसे कैसे राज्य सरकार के ज़रिए ही उनसे वसूला जा रहा है। हालांकि रेलवे ने स्थिति साफ कर दी है कि उनका मजदूरों से कोई लेना देना नहीं है। कोई इंडिविजुअल आदमी टिकट नहीं खरीद सकता क्योंकि काउंटर सभी जगह बंद है और ये टिकट सीधे तौर पे राज्य सरकार को दिए जाते हैं, उन राज्यों को जहां से ट्रेन खुलेगी। लेकिन यहां पर फिर से स्पष्ट करना जरूरी है कि अब जहां से ट्रेन खुलेगी और जहां तक ट्रेन जाएगी, अब उन 2 राज्यों के बीच में सवाल उठता है कि ये पैसे कैसे लिए जा सकते हैं। तो साफ है कि श्रमिक स्पेशल मुफ्त नहीं थी। शनिवार को जब केरल से स्नेहा कोशी, सूरत से मनीष पानवाला और मुंबई से सोहित मिश्र और सुनील सिंह रिपोर्ट करने लगे कि स्टेशन पहुंचे मजदूरों के जेब में पैसे नहीं थे, तो उन्होंने अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से उधार लिए और तब जाकर टिकट का पैसा चुकाया। टिकट पर अलग अलग राज्यों के हिसाब से अलग अलग दाम लिखे थे। झारखंड में कहाँ जा रहे हैं? साहबगंज। जहाँ पे आप रह रहे थे वहाँ पे आपको सरकार से खाना वगैरह मिल रहा था? मिल रहा था। ख्याल रखा था आपका? ख्याल रखा था। एक बात बताइए, आपके पास ये टिकट खरीदने के लिए पैसा है? पैसा था? पैसा वो घर से मंगाया। घर से मंगाया? किसने भेजा घर से? मम्मी पापा ने। क्या करते हैं वो काम, हम लोग काम करते हैं तो पैसा भेजता है ना, इसी वही पैसा आया। वही आपको भेजा? वो कुछ काम नहीं करते हैं? नहीं। आपका नाम? राजू कुमार मंडल। आप बताइए, आप यहाँ पे क्या काम करते थे? वो मिस्त्री का काम कर रहे थे। मिस्त्री का काम? तो 1 महीने में कर रहे थे मिस्त्री साथ में। तो 1 महीने से कोई काम नहीं था? हाँ, 1 महीने से काम नहीं। एक बात बताइए, आपके हाथ में पैसा था ये टिकट खरीदने के लिए? थोड़ा बहुत था तो दिया, टिकट खरीदने के लिए दिया। घर पे सब कैसे हैं? घर में सब ठीक है। ठीक है। वापस आएंगे आप यहाँ पे? आएंगे, लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, पूरा इधर खत्म हो जाएगा तो आएगा। यहाँ से जा रहे हैं 875 लोग। क्या काम करते थे यहाँ पे? यहाँ मिस्त्री के साथ में हेल्पर का काम कर रहे थे।
इसी बात को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेर लिया कि क्या ऐसे वक्त में मजदूरों से पैसा लिया जाना उचित था। राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि 2008 में कोसी में बाढ़ आई थी, तब रेल मंत्री रहते हुए लालू प्रसाद ने बिहार के भीतर 6 ट्रेनें मुफ्त चलाई थीं ताकि बाढ़ से प्रभावित गरीब लोगों को आने जाने में दिक्कतें ना हो। तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर दिया कि राजद असमर्थ बिहार सरकार को 50 रेलगाड़ियों का किराया देने के लिए तैयार है। इसके बाद कांग्रेस भी एक्शन में आ गई और सोनिया गांधी ने पत्र लिखा कि कांग्रेस की प्रदेश इकाई अपने स्तर पर पैसे जुटाए और मजदूरों का किराया दे। मोदी सरकार संवेदनशील नहीं है। मीडिया और सोशल मीडिया में तरह तरह के हिसाब आने लगे कि 1500 ट्रेनें चली हैं तो ज्यादा से ज्यादा 150-200 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जबकि सेना के तीनों अंगों के कार्यक्रम पर इससे अधिक खर्च हो गए हैं। उन विमानों में हजारों मजदूरों को भी घर पहुंचाया जा सकता था। हजारों करोड़ रुपए पर पहला अधिकार हमारे राष्ट्र निर्माताओं का होगा और इस पैसे का इस्तेमाल आप सबको सुरक्षित और निःशुल्क रेल यात्रा के लिए सबसे पहले किया जाएगा। पीड़ा यह भी है कि ऐसा हुआ नहीं। ये विकट हालात देखकर कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया कि हर प्रदेश में ज़रूरतमंद श्रमिक भाइयों और बहनों के घर लौटने की रेल यात्रा का खर्च उठाएंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब जल्दी से जल्दी अपने प्रियजनों के पास पहुँच पाएंगे। महात्मा गांधी ने कहा था कि खुद को खोजने का सबसे अच्छा तरीका है खुद को दूसरों की सेवा में खो दो। सेवा का यह संकल्प ही हमारे श्रमिक भाई और बहनों को उनके घर तक सुरक्षित वापस पहुंचाने की हमारी प्रेरणा है। इस कर्तव्य को हम मजबूती से निभाएंगे। जय हिंद। आप देखिएगा वही बिहार में जब आपदा आई थी, कोसी में जब बाढ़ आया था, उस समय लालू जी रेल मंत्री थे। लगभग यूपीए की सरकार ने 1100 करोड़ रुपए का पैकेज दिया था। लालू जी ने लगातार जो है 14 लाख रेलवे एम्प्लॉय थे, उन सबका एक दिन का सैलरी, अपना खुद का सैलरी और ट्रेनें आवाजाही जो पीड़ित लोग थे उनके लिए फ्री छोड़ा था। जब विपक्ष ने इस बात को पकड़ लिया तब रेल मंत्रालय घिर गया। रेल मंत्रालय ने दोपहर तक कोई भी बात औपचारिक तौर पर नहीं कही, लेकिन मध्य प्रदेश से खबर आई कि राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि जो मजदूर रेलवे से आएंगे रेलगाड़ी से, उनसे किराया नहीं लिया जाएगा। इसका मतलब क्या पहले लिया जा रहा था? बिहार के मुख्यमंत्री ने भी कहा कि रेलवे किराया ले रही है, लेकिन राज्य सरकार मजदूरों से किराया नहीं लेगी, वो पैसा रेलवे को देगी। मजदूरों को अलग से किराया दिया जाएगा और 500 रुपए भी। इससे साफ है कि रेलवे किराया ले रही थी। इसके बारे में हम लोगों ने जानबूझ करके कोई पहले से घोषणा नहीं की, क्योंकि हम लोगों का विश्वास, हमारी सरकार का विश्वास काम करने में। अब जो कोटा से ट्रेन आना शुरू हुआ, एक बात की जानकारी दे दें कि उसके लिए जो भी स्टूडेंट आ रहे हैं उनको कोई रेल का भाड़ा नहीं देना है। राज्य सरकार रेलवे को पैसा दे रही है और वो यहाँ पर आ रहे हैं। और इसी तरह से हम लोगों ने ये निर्णय ले लिया है कि जो भी हमारे लोग, बिहार के लोग जो बाहर मजदूरी हैं, मजदूर के रूप में काम करते हैं या अन्य प्रकार से जो बाहर फंसे हुए, वो यहाँ पर आएंगे और उनके आने के बाद और किस तरह से आएंगे और कौन लोग आएंगे, इसके बारे में केंद्र सरकार ने जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंतर्गत उनका जो गाइडलाइन जारी होता है, उस गाइडलाइन में उन्होंने स्पष्ट तौर पर कर दिया और इसके बारे में विस्तृत जानकारी हमारे अधिकारियों ने दे दी। किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। तो जो लोग भी आएंगे यहाँ, उनके लिए जिस स्टेशन पर रेलगाड़ी आएगी वहाँ से
जो जहाँ के निवासी हैं उनके प्रखंड मुख्यालय में ले जाया जाएगा, यहाँ थोड़ी जांच करके, और उस प्रखंड मुख्यालय में उनके लिए पूरा का पूरा क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है और इंतजाम किया गया, वहाँ उनको 21 दिन तक रहना है। और जब वो निकलेंगे 21 दिन के बाद, तो आने में उनको जितना भी खर्च हुआ बाहर से, और उसके अलावे 500 रुपया और राज्य सरकार उनको देगी, और मिनिमम 1000 रुपया हर व्यक्ति को जो बाहर से आए उनको दिया जाएगा। तो नीतीश कुमार ने साफ कर दिया कि रेलवे किराया ले रही थी। उन्होंने अपने बयान में एक और बात कही जिस पर गौर देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि 2005 के डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अनुसार यह दिशा निर्देश जारी की गई है कि किस तरह के मजदूरों को ट्रेन से वापस लिया जाएगा। इसे आप 3 मई के गृह सचिव के पत्र से समझ सकते हैं, जिसकी तस्वीर आपके स्क्रीन पर है, जो उन्होंने राज्यों के गृह मुख्य सचिवों को लिखी है। इस पत्र में लिखा है कि उन्हीं मजदूरों को रेल से वापस लाया जाएगा जो तालाबंदी से पहले वहां पर गए थे। उन मजदूरों को नहीं लाया जाएगा जो पहले वहां से रह रहे थे, और इसका मतलब यह भी हुआ कि जो रोजगार कर रहे थे, काम कर रहे थे। गृह सचिव के इस पत्र से प्रश्न उठता है कि क्या सभी मजदूरों को वापस नहीं लाया जाएगा? क्या उन्हीं को लाया जाएगा जो तालाबंदी से पहले उन जगहों पर गए थे और फंस गए, वापस नहीं आ सके? मजदूरों के वामपंथी संगठन सीटू ने भी प्रधानमंत्री और सरकार को पत्र लिखा है कि मजदूरों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, इनसे किसी प्रकार का किराया न लिया जाए। यही नहीं, सूरत से अगर आप देखें तो बड़ी संख्या में मजदूर प्राइवेट बस करके अपने घरों की तरफ गए हैं, और एक एक मजदूर ने 3 से 4 हजार रुपए तक के किराए दिए। मजदूरों की घर जाने की बेचैनी को ना तो सरकार समझ पा रही है, ना मीडिया इसे ठीक से अभिव्यक्त कर पा रहा है। सूरत जिले के कडोदरा के बरेली गांव में सोमवार दोपहर हजारों की संख्या में प्रवासी मजदूर सड़क पर आ गए और गांव जाने की मांग करने लगे। पुलिस इन्हें समझाती रही कि अपने घरों में ही रहे, लेकिन मजदूर दबाव डालने लगे कि उन्हें अपने राज्य के गांव घर तक जाना ही है। इन्हें नियंत्रित करने के लिए पुलिस को आंसू गैस चलाने पड़े, बल प्रयोग करना पड़ा। गुजरात में कोरोना के संक्रमण की संख्या, मरीजों की संख्या 5000 से अधिक हो गई है। अगर यहाँ ये हालत है तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि आने वाले दिनों के लिए हमारी राजनीति और सिस्टम ने हमें किस हाल में छोड़ने की तैयारी कर रखी है। मजदूरों के लिए ऐसा भी नहीं है कि इतना आसान है कि गए, टिकट लिया और ट्रेन में बैठ गए, बल्कि उनके लिए रजिस्ट्रेशन की एक जटिल प्रक्रिया बताई गई है, जो ज्यादातर मजदूर जान भी नहीं पा रहे हैं कि किस तरह से पंजीकरण करानी है। यही नतीजा रहा कि गुरुग्राम में रविवार को ये जो तस्वीर आई है IMT मानेसर के पास से, आप देख रहे हैं कि कितनी बड़ी संख्या में बिहार जाने वाले मजदूर रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पर जमा हुए थे। सामाजिक दूरी, 2 गज से दूरी, देह से दूरी, तरह के तमाम नियम कानून सब की धज्जियां उड़ रही हैं। और अगर यहाँ से संक्रमण का कोई खतरा फैल रहा है तो इस स्थिति में आकर ये जोखिम उठाने के लिए या इस स्थिति में लाने के लिए कौन जिम्मेदार होगा? यही नहीं, गुरुग्राम से हम आपको हैदराबाद ले जाते हैं। उमा सुधीर ने पैदल चलते मजदूरों से मुलाकात की। हैदराबाद के बीचों बीच से ऐसे बहुत सारे लोग अपने घरों के लिए निकल रहे हैं। आपको मालूम है कि केंद्र सरकार ने कहा है कि अगर आपको दिक्कत है और आप अपने गांव जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हो। आप कहां से हो, आपका नाम क्या है और आप कहां जा रहे हो? अभी जा रहा है झारखंड। हाँ, झारखंड जा रहा है इधर से। आपका नाम क्या है? भीम सोरेन। और यहाँ से आपने क्या ट्रेन वगैरह जो बोला था कि निकलेगा, उसको लेने की कोशिश की? आपने अपना नाम लिखवाने की कोशिश की? कोशिश किया था तो नहीं लिया, इसीलिए हम लोग पैदल जा रहा है अभी। पैदल कितने दिन लग जाएंगे जाने के लिए? कितना, हम लोग तो पैदल तो नहीं जा, पैदल तो इधर से गया नहीं ना, इसीलिए कितना दिन लगेगा नहीं मालूम नहीं। और आपको यहाँ से जाने की जल्दी क्यों है? 1.5 महीना तो यहाँ पे रुक चुके जब काम नहीं था, अभी कह रहे हैं ना कि काम फिर से शुरू हो जाएगा।
हम लोग अभी गांव जा रहे हैं तो इसीलिए हम लोग रोका नहीं। अच्छा, आपका जो पगार था पिछले 1.5 महीने का वगैरह दे दिया आपको? नहीं दिया। नहीं दिया पगार? नहीं। अगर काम अगर अभी शुरू हो जाएगा और आपको पगार देंगे तो आप रुकने के लिए तैयार होंगे? नहीं रुकेंगे। क्यों? चले जाएंगे, यहाँ बहुत घर दिन जाना काम है। कर लिया, बैठा है बहुत दिन। हाँ, घर जाना है हाँ, अभी। घर जाना है। लेकिन पैदल पैदल कितने दिन चलते चलते स्वास्थ्य का भी तो मामला है ना। इतना दिन लगेगा, इतना दिन जाएंगे। पगार नहीं मिला आपको? पगार हम लोग को नहीं दिया, ये सब मांग रहे तो ये सब भी नहीं दिया हम लोग को। अच्छा, पिछले कितने महीने से हो आप लोग यहाँ पे? हम लोग का हो गया यहाँ 4.5 महीना आगे से हो गया। 4.5। लेडीज भी हैं घर झारखंड तक चल के जाएंगे यहाँ से? हाँ, आपके साथ कौन है? पैदल नहीं जा पाएंगे, पैदल नहीं जा पाएंगे। पैदल कितना दिन चलेंगे आप लोग पैदल जा? अभी बहुत दूर है। हाँ, तो पुलिस कहीं पे भी आपने नहीं बोला पुलिस से कि आप हमारा नाम लिखवा लो, घर जाना है? तो हम लोग वहाँ लिखवा रहे हैं ना, तो हम लोग को कोई देता नहीं है वहाँ पे। अच्छा, और लेता भी नहीं है, साइन भी नहीं करवाता। अपने से लिख के वो भी लेके आ रहे हैं, किसी को नहीं दिए हैं। नहीं दिया? मुंशी को देते हैं, जाओ कहाँ जमा करवाना है, जा जा। कोई फोन नंबर कुछ मालूम है कि जहाँ कहाँ करना है ताकि आपका नाम लिखवा सके? नहीं। हम बहस में किसी से जीत सकते हैं, किसी से हार सकते हैं, लेकिन मजदूरों की अभिव्यक्तियों को देखकर ऐसा लगता है कि उन्होंने बहस का इरादा ही छोड़ दिया है। वो सिर्फ इतना कह पाते हैं कि पैसा नहीं है, रहने का किराया नहीं है, 2 दिन से खाना नहीं खाए हैं, और वो पैदल चलने निकल जाते हैं पुलिस से छिपकर रात के वक्त, अपने स्वाभिमान की रक्षा करते हुए, घर का सामान उठाते हुए। सोहित ने ये जो तस्वीर भेजी है महाराष्ट्र से, आप इस तस्वीर को देखिए। जो गोद में बूढ़ी माता हैं वो चल नहीं सकती हैं, तो उनको गोद में उठाकर यह व्यक्ति चला जा रहा है। कितनी तकलीफों के साथ इंसान इस वक्त यात्राएं तय कर रहा है अपने घर में पहुंचने के लिए। सोचिए कि वो शहर कितना बेगाना हो चुका होगा जहां उसने मजदूरी कर अपना खून और पसीना बहाया है। हम लोग रोड में ही चल चल के मरेंगे, उधर मरना ही है तो इधर भी मरना ही है ना साहब। उधर भी भूखा मरना है, इधर भी भूखा मरना है। उससे हमको मरने से उसको कुछ फायदा होने वाला नहीं। मुंबई के भाईकला से रविवार शाम 6 बजे से ही ये मजदूर पैदल चल रहे हैं। इसी तरह बिहार तक जाने की कोशिश है, ना ही पैसा है और खाना भी सीमित। उम्मीद थी कि 3 तारीख के बाद ट्रेन खुलेंगी। मुंबई में ऐसा हुआ नहीं। पुलिस को अपनी पूरी जानकारी दी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। पुलिस वाला बोला है सर जाओ जे हॉस्पिटल, उधर से मेडिकल करा के लाओ। जे हॉस्पिटल जाने के बाद बोला कस्तूरबा हॉस्पिटल जाओ। कस्तूरबा से दूसरा हॉस्पिटल बता रहा, लेकिन कोई मेडिकल नहीं हो रहा है सर। गाली भी दे रहा था उस दिन से, साले मरना है तो अंदर ही मरो, बाहर क्यों निकलते हो राशन के लिए। और एक आदमी को इतना ना मार दिया कि उसके बाद में हम लोग डर गए, वहाँ से हम लोग निकल गए। सोचते कि यहाँ रहेंगे तो मार कर अति कर देगा, बर्बाद कर देगा, इसीलिए हम लोग निकल गए हैं कि अगर रास्ते में कोई सहारा मिलेगा तो हम लोग निकल जाएंगे घर। इसी सड़क पर आगे दुर्गेश अपने 2 साथियों के साथ गोरखपुर के लिए महालक्ष्मी से पैदल निकले हैं। ये सब पेंटर हैं। ट्रेन से जाने के लिए पैसा नहीं है और ना ही चेकअप के लिए। अभी ट्रेन का अभी मैं फार्म भरा था, वो भी चौकी पे जमा किया, वो भी नहीं पास हुआ। बोला है कोरोना चेक कराओ, कोरोना चेक कराने लिए पैसा मांग रहा है 5000। अभी तो बारिश आ जाएगा, उसके बाद काम बंद ही रहेगा। ऐसा भी 2 महीना गया, 2 महीना किधर से खाएगा कोई। करते हम लोग रोज करते हैं, रोज खाते हैं। अभी वो भी काम बंद हो गया सब। रविवार रात इसी सड़क पर आगे राजस्थान और मध्य प्रदेश जाने वाले मजदूर भी मिले। सबकी कहानी एक जैसी। कुछ गाड़ी वाले मिल भी रहे हैं तो आगे छोड़ने के हजारों रुपए मांग रहे हैं। उसको हमने बोला कि हमको वहाँ तक बोला, वहाँ नहीं नासिक तक लेके चलेंगे, 3000 रुपये लेंगे। हाँ जी। आप लोग क्या बोले फिर हम लोग बोले 3000 हमारे पास पैसा नहीं है। छोटे बच्चे, विकलांग, सबको जाना है और सबकी फिक्र है। यह मुंबई नासिक रोड का नज़ारा है। सर ये में कोई देखने वाला नहीं था, हमारे सर पे मतलब किसी का हाथ नहीं था, ना मतलब कानून का था ना और किसी का। ना पैसे हैं, ना ट्रेन है, ना महानगर में कोई रोकने वाला। तो जब तक पांव साथ दे रहे हैं ये लोग चलते जा रहे हैं। मुंबई से सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। जिस रोज आसमान से पुष्प वर्षा की जा रही थी, उस रोज आसमान भी बरस रहा था।
ये वीडियो 3 मई की रात की है। सर पर सारा घर उठाकर अपने गांव जा रहे लोग हैं। रिकॉर्ड करने वाले कैमरे की तरफ किसी ने मुड़कर भी नहीं देखा है। अब न व्यथा से किसी को फर्क पड़ता है, न वीडियो से। नोएडा के सेक्टर 147 के पास का यह वीडियो है। इस वीडियो में दिखने वाले मजदूर मध्य प्रदेश जा रहे हैं। 1500 किलोमीटर पैदल चलने का किराया नहीं लगता है, तलवा घिसता है। इनके पैदल चलने की कतार सड़क पर ट्विटर की तरह टाइमलाइन बना रही है। एक दूसरे को फॉलो करते हुए, एक दूसरे को रीट्वीट करते हुए चले जा रहे हैं। मगर अफसोस ये ट्विटर पर नहीं है, वरना आईटी सेल की निगाहों में आने के लिए अपने दर्द को अंग्रेजी में डिस्ट्रेस लिखते और ट्रेंड करा देते। आईटी सेल भी तो इंटरनेट पर राजनीतिक मजदूरी करते हैं, मगर उनकी भी हमदर्दी इन पैदल चलने वाले मजदूरों से नहीं है, ना मजहब के हिसाब से और ना ही मजबूरी के हिसाब से, वरना वे अपनी राजनीति छोड़ देते और मजदूरों के पक्ष में आकर खड़े हो जाते। 3 मई की सुबह अलग थी। आसमान से पुष्प की वर्षा हो रही थी। उन डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों का हौसला बढ़ाने के लिए, उनके योगदान को पर सलामी देने के लिए, जिनके बारे में नियमित प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह तक नहीं बताया जाता है कि इलाज करने के दौरान कितने डॉक्टर, कितने टेक्नीशियन, कितनी नर्स संक्रमित हुए हैं। सोचिए, जो कुर्बानी दे रहे हैं, हम उन्हीं की संख्या, उन्हीं की जानकारी नहीं देते और आसमान में जाकर उनके लिए पुष्प वर्षा करते हैं। अस्पतालों के बाहर बोर्ड तो यही लगे होते हैं कि हॉर्न तक नहीं बजाना है, लेकिन बैंड बजा। 4 मई की सुबह जो बुलेटिन दी गई उसके अनुसार 3 मई को 72 लोगों की मौत हुई। उस परिवार के सदस्यों को कैसा लगा होगा जब वे अपने सगे की मौत की खबर को लेकर अस्पताल पहुंचे होंगे और बाहर बैंड बज रहा होगा। कुछ दिन पहले दिल्ली पुलिस के बाइक सवार जवानों ने भी डॉक्टरों का हौसला बढ़ाने के लिए एम्स के बाहर हॉर्न बजाया था। अस्पताल, कोर्ट और स्कूल कॉलेज के 100 मीटर का क्षेत्र साइलेंस जोन होता है। यहाँ पर शांति भंग ना हो, इसके लिए नियम है कि ये सब नहीं करना है, और ये नियम वन एवं पर्यावरण मंत्रालय का बनाया हुआ है। और अब हम आपको बता देते हैं कि उन नियमों में क्या क्या लिखा हुआ है, जो हम ग्राफिक्स में आपको बता रहे हैं। वो ये कि शांति क्षेत्र के तहत किसी भी प्रकार का संगीत बजाना, साउंड एम्पलीफायर यानी लाउडस्पीकर का इस्तेमाल मना है। म्यूजिकल या प्रेशर हॉर्न बजाना, ड्रम बजाना, ट्रम्पेट बजाना या किसी भी तरह के इंस्ट्रूमेंट से ध्वनि निकालना मना है। शांति क्षेत्र यानी साइलेंस जोन में दिन के वक्त 50 डेसिबल से अधिक और रात में 40 डेसिबल से अधिक ध्वनि नहीं होनी चाहिए। संवैधानिक चेतावनी कहती है कि शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। संवैधानिक चेतावनी यह नहीं कहती कि शराब सरकार के लिए हानिकारक है। 2 गज की दूरी का सिद्धांत 2 बूंद की मजबूरी के आगे हवा हो गया। 40 दिन पहले जब तालाबंदी की घोषणा की गई, तब तो यह नहीं कहा गया कि इलाकों को 3 जोन में बांटा गया है, रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन। लेकिन जब तालाबंदी में ढील दी जा रही है तो 3 प्रकार के जोन की संरचना की गई है। शराब की किस्मत अच्छी है, कई जगहों पर तीनों जोन में शराब की दुकानें खुली हैं। इस मजबूरी हालात पर रोने या हंसने से अच्छा है ये रिपोर्ट आप देख लीजिए। दिल्ली के कश्मीरी गेट के पास शराब की एक दुकान के बाहर सुबह सुबह लोगों की भीड़ जमा हो गई। जो व्यवस्था शराब के पैसे से अपना खर्च जुटा रही थी, वो इतनी सी बात बर्दाश्त न कर सकी कि दुकान के बाहर व्यवस्था नहीं है। लिहाजा व्यवस्था बनाए रखने के लिए व्यवस्था की पुलिस ने शराब पीने वालों पर डंडे का इस्तेमाल किया। लोगों ने 2 गज की दूरी की कोई परवाह नहीं की, लाठियों को कई गज आगे जाकर बरसना पड़ा। ये सिर्फ शराब पीने वालों की लाइनें नहीं हैं, बल्कि इसका प्रमाण है कि तालाबंदी के दौर में हम किस तरह का अभ्यास कर रहे थे। अगर ये आलम है तो ग्रीन को ऑरेंज और ऑरेंज को रेड होने में देर नहीं लगेगी, बशर्ते लाइन में लगे ये लोग उल्टा ना सुना दें कि हम देश के लिए
लाइन जुट हुए हैं। एकजुट घर में हुआ जाता है और शराब की दुकान के बाहर लाइन जुट हुआ जाता है। आज लोगों ने शराब के लिए अद्भुत लाइन जुटता का प्रदर्शन किया है। जगह और राज्य का नाम लेने का कोई फायदा नहीं, पीने वाले हैं ये, इसके अलावा बताने का कोई फायदा नहीं। सरकारें शराब से चुपचाप अपना राजस्व कमाती हैं, लेकिन 4 मई के दिन शराब को राजनीतिक और सामाजिक तौर पर जो मान्यता मिली है वो इससे पहले कभी ना मिली थी। लोगों ने 2 गज दूरी के नियमों को मजाक बनाया। 2 घूंट पीने दे शराबी, देख फिर होता है क्या। काश कोरोना से लड़ने के लिए 2 गज की दूरी की जगह 2 बूंद जरूरी होती तो हम लोग इसका पालन दुनिया में सबसे बेहतर तरीके से कर दिखाते। वैसे इन लाइनों में केवल पुरुष दिखाई दे रहे हैं, इसलिए यह कतई न समझा जाए कि महिलाएं शराब नहीं पीती हैं, बस वो दिखाई नहीं देती। पीने वाले सिर्फ अपनी नहीं संस्कृति की भी सोचते हैं। मगर गोविंदपुरी में महिलाएं आ गईं और शराब की दुकानें बंद कराने लगीं। पुरुषों ने बंद कराने का कोई प्रयास नहीं किया। आज यह भी पता चला कि महफिलें भले शाम को सस्ती हैं, मगर इंतजाम सुबह सुबह होता है। यह अनुसंधान का प्रश्न है कि कई जगहों पर शराब की दुकानों को बंद क्यों करना पड़ा। अभी भी तो खुली थी। क्या इसलिए बंद करनी पड़ी कि शराब कम पड़ गई, या इसलिए कि शराब पीने वालों के सामने पुलिस कम पड़ गई। 2 गज दूरी रहने के लिए शराब नहीं पी जाती है 2 गज करीब आने के लिए। आज के दिन किसी शराबी से मत उलझिएगा, वरना वो कह देगा कि पी जाती है शराब सोशल होने के लिए। तुम डिस्टेंस की बात मत करो बात करने के लिए। लेकिन 2 गज की दूरी का पालन नहीं हुआ तो पुलिस ने कई जगहों पर दुकानें बंद करा दी। यह भीड़ बता रही है कि सरकार को भी भीड़ की जरूरत है। हर समय भीड़ उसके लिए समस्या नहीं, बल्कि सरकार को अपनी समस्याओं से निपटने के लिए भीड़ चाहिए। इसलिए शराब की दुकानें खोली गईं। आप बताइए कितने बजे सुबह आए थे और कितने बजे से अभी तक खड़े हैं? सर हम मॉर्निंग में 11 बजे आए थे। हाँ। तो लगभग उस टाइम बंद कर दिया। 2 घंटा हो गया आपका आए हुए भी? हाँ बंद कर दिए थे। आप जा क्यों नहीं रहे जब दुकान बंद करवा दी है? नहीं, वो कह रहे थे कि शायद ये उम्मीद है कि होप है कि ऑर्डर आएगा दोबारा खोल देंगे, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, लोग फॉलो करेंगे। आपकी बात से ऐसा लग रहा है कि बहुत परेशान है आप, आपको लेकर ही जाना है। हम परेशान नहीं, हम तो वैसे भी मार्केट से और सामान भी लेने आए थे, तो ये था कि वाइन भी लेते जाएंगे। सरकार को राजस्व चाहिए और लोगों को शराब, तलब दोनों को लगी थी। एक को नशा, दूसरे को पैसा चाहिए। आज इस घटना के बाद से टिकटॉक से लेकर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के मीम बदल जाएंगे। हर तरह का लतीफा कोरोना पर भारी पड़ जाएगा और जो भी बनेगा वो शराब को लेकर बनेगा। संस्कृति के रक्षक भी बीच मैदान में नहीं कूदेंगे कि बीमारी के वक्त, महामारी के वक्त शराब की बात मत करो। वो अलग हट जाएंगे, क्योंकि वो भी जानते हैं सरकार को बचाना है तो राजस्व को भी बचाना पड़ेगा। और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो अनुराग द्वारी की एक विस्तृत रिपोर्ट देखेंगे कि किस तरह से गेहूं की कटाई के बाद किसानों को अपना अनाज बेचने में दिक्कतें आ रही हैं। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने कहा है कि मध्य प्रदेश वो राज्य है जहां करीब करीब गेहूं की कटाई पूरी हो चुकी है। मगर किसानों की समस्या कटाई से खत्म नहीं होती, बल्कि शुरू होती है जब वो तुलाई के लिए जाते हैं और जब वो अपनी कमाई का आसरा देखते हैं। अनुराग द्वारी और उनके साथियों की मध्य प्रदेश भर से ये रिपोर्ट जरूर देखिए। मध्य प्रदेश के सीहोर में गेहूं बेचने आए अशोक गौर के खेतों में पैदावार तो बम्पर हुई, लेकिन न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं सिर्फ 7 क्विंटल ही बेच पा रहे हैं। 7 क्विंटल गेहूं का मैसेज है। 7 क्विंटल का मैसेज है। 65 डिसमल जगह 1925 रुपए में खरीदारी होगी। इस बार कितनी दिक्कत आ रही है ये जो कोरोना वगैरह की वजह से? इस बार पूरी दिक्कत आ रही है। पूरा सर नाच घर में रखा, आज लाए हैं इतना। हाँ जो है काट के 1 किलो दाना नहीं बिक रही है। लखन भी परेशान है। पैदावार 300 क्विंटल से ज्यादा, बिका सिर्फ 6 क्विंटल। अब 6 क्विंटल का टेंशन ला रहे हैं साहब, डीजल जल रही है किसान का। तो क्यों 6 क्विंटल क्यों? मैसेज इतना दिए उन्होंने। और उत्पादन कितना हुआ आपका इस बार? कितनी फसल हुई है? कम से कम होगा साहब 300 क्विंटल होगा होंगे। धार से लेकर कई और जिलों में शिकायत है कि गेहूं खरीदी केंद्र पर भुगतान के पैसों से सोसाइटी कर्ज को काट कर भुगतान किया जा रहा है।
आपको ये रसीद भी दी थी, इसको आपका पैसा माइनस हुआ है, आपके कर्जे था? हाँ हुआ है। कितना हुआ है? 16,800। भिंड जिले में भी किसानों को सरकारी खरीदी का लाभ नहीं मिल रहा है। बारदाने की कमी से सरसों की खरीदी अभी तक शुरू नहीं हुई है, इसलिए किसान मंडी में व्यापारी को कम दाम में फसल बेचने को मजबूर है। वहाँ भी किसानों के भुगतान में ऋण वसूली के पैसे काटे जा रहे हैं। कुछ बारदाने की कमी बता रहे हैं वहाँ पर, वो कह रहे हैं वो बस आदेश नहीं आए। तो कम रेट में बेच रहे हैं आप? यहाँ बिकी हमारी 3900 रुपये बिकी। और सरकारी रेट कितनी है? सरकारी रेट 4400 रुपये शायद। बारदाना नहीं है, और कोई जो सेक्रेटरी लोग हैं वो जो समय निश्चित नहीं दे रहे कब चालू हो रही है, और मजबूरी के कारण यहाँ प्राइवेट सोसाइटी मंडी में बेचने पर। कारोबारी साफ कह रहे हैं वो सरकारी रेट पर नहीं खरीद सकते। किसी ने बोला हो सरकार भी चाहती है अगर भावांतर रेट में लेने के लिए व्यापारी ले, हम तो सरकार से जो कहते हैं भावांतर के लिए सरकार पूरा तुलाए, हम लोग उनको तुलाएंगे। और दूसरा ये है ऑक्शन में अगर व्यापारी अगर 4400 की रेट में अगर लेता है और सरकार जब 4400 की रेट में लेती है 3800 और 3800 3900 क्यों बेचती है? अगर यही रेट अगर सरकार की रेट में अगर बिके मार्केट में तो वो आगे व्यापारी करने वाला पैसे लगाने के बाद भरने के बाद 4-6 महीना भरने के बाद बैंक का ब्याज भरेगा, उसके बाद वो कहाँ जाएगी? रेट मंडी टैक्स देता है, बारदाना लगाता है, पल्लेदारी देता है, उसके बाद जो है सर जो बोली ऑप्शन लगती है उस भाव में बिकती है। हालांकि जानकार इस तरह की वसूली को मंडी नियमों के खिलाफ बता रहे हैं। ये जो वसूली की जा रही है ये मंडी नियम के अंतर्गत नहीं है, मंडी अधिनियम के खिलाफ है। और दूसरी बात इसमें ये समझ में नहीं आ रही है कि सरकार जो है वो सहकारी बैंकों की एजेंट क्यों बन रही, फूड डिपार्टमेंट को उसका वसूली एजेंट क्यों बना रही है, ये समझ से परे। छिंदवाड़ा में गेहूं खरीदी में एक बड़ी दिक्कत सामने आ रही है। सरकार ने कहा है किसान से गेहूं खरीदने के बाद 7 दिनों के अंदर उसको भुगतान मिलेगा, लेकिन वेयर हाउस पहुंचने के बाद परिवहन के इंतजाम है नहीं। ऐसे में किसानों को अब तक भुगतान नहीं हुआ है। सोसाइटी में बारदाने नहीं है, ऐसे में किसानों को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। 2 दिन से परेशान है हम लोग, यहाँ पर से पानी भी नहीं मिल रहा, प्यासे रह रहे हैं यहाँ पर हम लोग, बहुत दिक्कत जा रही है हमको, और 2 दिन से बहुत परेशान है। और अभी और आज नहीं आ पाए। कितने कुंटल गेहूँ लाने का मैसेज आया? जी 18 कुंटल का आया है। आज 1 बजे 10 बजे से था नपने का, 1 बजे तक का मैसेज था, 1:30 तक। तो जहाँ से कल से बारदाना नहीं है बोले। खरगोन में सरकारी गेहूं की खरीदी में कम तुलाई से किसानों को चूना लगाया जा रहा था, जिसे रंगे हाथों पकड़ा गया। 90 बोरी पे 2 कुंटल गेहूं बढ़ा के दिए। तो मेरा कहना ऐसा है कि मेरे पहले जितने भी सेक्टर खुले उतने सब किसान भाइयों को इसका फायदा मिलना चाहिए। मंदसौर में लॉकडाउन की वजह से कहीं खेतों में मजदूर नहीं मिल रहे, तो वहीं मंडी पहुंचे किसानों का आरोप है कि व्यापारी समर्थन मूल्य से कम में उपज खरीद रहे हैं। कृषि उपज मंडी प्रबंधन के दावों के अनुसार फसल 1680 रुपए से लेकर 2000 रुपए प्रति क्विंटल दाम में क्वालिटी के मुताबिक खरीदी गई। हालांकि किसानों का कहना है कि अधिकतर किसानों की फसल 1680 से 1780 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से ही बिकी। 1785 भाव है, तो सरकारी दाम तो ज़्यादा है। हाँ, ये कम ही लिया है। तो क्या कारण आपने सोसाइटी में क्यों नहीं बेचा? तो पंजीयन नहीं करवाया था। नीलामी के भाव करीब 1680 से 2000 के लगभग गए हैं। इसी आधार पर हम सौदा पत्रक में किसान की एवं व्यापारी की आपस की सहमति पर जो शासन के निर्देश है, मध्य प्रदेश शासन का पत्र आ चुका है। छतरपुर जिले में भी वही समस्या है, उपज ज्यादा खरीदी कम। कुछ जगहों पर तुलाई भराई छनाई के पैसे वसूलने की शिकायत मिली थी, जिस पर जिला प्रशासन ने कार्रवाई भी की। 100 क्विंटल से कम ज़्यादा ही डालने तो, और हमारा 1.5 में से 1.5 क्विंटल डालता था। बेमौसम बरसात किसान के खेत में खड़ी फसल को तो प्रभावित करती ही है, बाद में भी उसकी उपज को बरसात से बचाना चुनौती है। कटनी में खरीदी केंद्र में रखा गेहूं भीग गया, जिससे उसके खराब होने का अब डर है। कई मंडियों में सोशल डिस्टेंसिंग के दावों के बावजूद लंबी कतारें हैं। तुलाई में बेईमानी की भी शिकायत है। बावजूद इसके सरकार का कहना है छोटी समस्या है, सुलझा लेंगे। वैसे कृषि मंत्री की ससुराल के गांव में भी खरीदी में भ्रष्टाचार निकल गया। मामला ये था कि 50 किलो की कट्टी पे 51 किलो निकला, हमने जब जांच कराई उस पर,
और इसलिए उसका पंचनामा बनाए, तत्काल कार्रवाई की। पहली बार किसी पे FIR हुई है और किसानों को 50 किलो का दाम ही दे रहे हैं। मैंने हाथ दे रहे थे ना, तो लूट ही रहे थे। ऐसी लूट होती थी बंद की ना। देखिए इतना बड़ा सिस्टम में गड़बड़ हो सकती है, लेकिन पकड़ा हमारी नियत देखिए, हमने FIR कराई। आज तक कभी FIR नहीं हो किसी के ऊपर। मंडी में इस बार सरकार ने भीड़ कम करने सौदा पत्रक व्यवस्था शुरू की, जिसमें व्यापारी किसान से सीधा उत्पाद खरीद सकता है। सरकार को ये क्रांतिकारी लग रहा है, लेकिन जानकारों को इसमें किसानों के शोषण की आशंका है। मध्य प्रदेश में सौदा पत्रक से किसानों को एक बड़ी नुकसानी दे दी है। जो व्यापारी हैं वो गाँव से 1600-1700 के बीच में गेहूं की खरीदी कर रहे हैं, उनको नगद पैसे नहीं दे रहे हैं। अगर ऐसे में कोई व्यापारी डिफॉल्ट होता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? वहीं कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी की सरकार किसानों से बदला ले रही है। के प्रति शिवराज पहली बार आए थे तो किसानों को गोलियां मारी थी इससे पहले, जब फसलों के दाम मांगे थे। तो अब क्योंकि प्याज की फसल भी माइनस जारी है, गेहूं की तुलाई ढंग से नहीं हो रही, उनके पैसे काटे जा रहे हैं, तो एक तरह से बदला लेना चाहते हैं शिवराज किसानों से। सरकार का कहना है कि कोरोना में भी रबी उपार्जन का काम तेजी से चल रहा है। राज्य के 41,000 किसानों के खाते में 258 करोड़ रुपए की राशि पहुंच चुकी है। अभी तक 1,87,000 किसानों को भुगतान के लिए 1,360 करोड़ रुपए बैंकों को भिजवा दिए गए हैं। चना मसूर की खरीदी शुरू हो गई है। प्रदेश में अभी तक 4,65,000 किसानों से 22 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा जा चुका है। उपार्जित गेहूं में से 78% का परिवहन भी हो चुका है। शिवराज सिंह चौहान खुद को किसान पुत्र कहते हैं, लेकिन ये सच है कि कोरोना काल में वो किसानों को अभी तक राहत देने में नाकाम रहे हैं। एक तो किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य नहीं मिल रहा, भविष्य के प्रति वो अनिश्चित है। बाजार तो है, लेकिन बीच में बिचौलिया खड़ा है, जिससे कई किसानों को उत्पाद की लागत तक उनको निकालना उनके लिए मुश्किल हो रहा है। मध्य प्रदेश में अपने ब्यूरो सहयोगी और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया।